साथियों, भारत के लिए आधुनिकता शरीर है, आध्यात्मिकता उसकी आत्मा है। अगर आधुनिकता से आध्यात्मिकता को निकाल दिया जाता है तो अराजकता का जन्म होता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। नपुंसक समाज है अपना, खाली ये कैंडल ले लेता है, बैनर ले लेता है हाथ में। कभी कैंडल उनके लगाओ ना जिनके लगाने की जरूरत है। ये कैंडल लेने से क्या होगा? उसको अगर आपको इंसाफ दिलाना है दीपू चंद्रा दास को, तो जाकर उनको उतना ही जाओ आप। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने यहाँ पे मर रहे हैं, इनको छेतना शुरू करो ना। एक टाइम चला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। अब टाइम चलेगा एक धक्का और दो। थोड़ा सा हिंदू अगर सपोर्ट करे ना, एक दिन अगर सपोर्ट कर लिया, 10 मिनट भी नहीं 2 मिनट में बाबरी जामा मस्जिद तोड़ देंगे। जय महाकाल, जय गौ माता। मेरा नाम मीरा राठौर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे कि क्रिकेट खिला रहा है कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती, और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता जी। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बलात्कारी आया, बलात्कारी। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा, और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। जय श्री राम। सर्दियां खत्म होने को थी, ऊपर वाला हमारी मुश्किल को समझ रहा था, उसने मेहरबानी कर दी। बरसात और बर्फबारी करके किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, आंखों में चमक भी। ऐसे में जब सर्दी और बढ़ गई है, लोगों को सर्दी भी लगती है, सर्दी लग जाती है। और जब सर्दी लगती है तो एक लंबी छींक आती है। लोग पूछने लगते हैं कि सर्दी से परेशान हो? सर्दी का मरीज बोलता है कि हां भाई हां। तब उसे कहा जाता है कि कुछ लेते क्यों नहीं? क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? बहुत कुछ लिया सर। तुम्हें चाहिए? और एक गोली का विज्ञापन आने लगता है। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? तो दोस्तों हम सभी को
जो सांप्रदायिकता की सर्दी लगी है, जो नफरत की आग हमारे सीने में जलने लगी है, उसका भी तो कोई इलाज करना होगा। जो हमारी सुख शांति को, हमारी इकोनॉमी को खाए जा रही है। भ्रष्टाचार जिस पर अब चर्चा नहीं होती, क्या की रिपोर्ट आए, स्वतंत्र मीडिया कोई खबर लेकर के आए भ्रष्टाचार की, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर के हम इम्यून हो चुके हैं। मगर आटे में नमक तो चलता था, नमक में आटा कैसे चलेगा? गलत वो भी था और बुरा ये भी है। मगर हमें थप्पड़ और हत्या में फर्क तो समझना ही होगा। थप्पड़ से हमारी जान नहीं जाती, हत्या से हम खुद चले जाते हैं, ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, हमारे लिए कब्र खुद जाती है। और आज के दौर में हत्या सामान्य हो चली है, वो चाहे इकोनॉमी की हो या इंसान की। हमारा स्वभाव मूलतः ऐसा नहीं था, बेसिकली हम ऐसे नहीं हैं। मगर जैसा कि कहा जाता है, हमारे सबके अंदर एक राम और रावण होता है, तो हमारे रावण को जगा दिया गया है। एक ऐसे रावण को जो महिला का सम्मान भी नहीं करता। रावण तो करता था, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हम अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमें अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई गोली नहीं मिल रही है। समस्याएं तरह तरह की हैं। देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो सरकार है उसका शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। हवा प्रदूषित हो चली है, एनसीआर का बुरा हाल है, और देश के अधिकांश शहर, कस्बे, गांव प्रदूषण से दो चार हो रहे हैं। हम चौथे नंबर की इकोनॉमी भले बन गए हों, मगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम भिखारी जैसे हैं। हम जापान की बात करेंगे कि हमने जापान को पछाड़ा है, तो जापान जाकर के देख लीजिए उनके शहरों को, वहां के लोगों के जीवन स्तर को। हमारे यहां अगर कहीं कहीं चमक दमक दिखलाई पड़ जाए, कुछ एक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और पोर्शे दिख जाएं, सतुआ बाबा के पास भी पोर्शे है, डिफेंडर है। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्तिना स्वस्तिनस्तारिक्षो आरिष्टानेमि स्वस्तिनो देवहितं छन्दनूनां पुत्रादो पुत्राः विश्वेद्दे शान्तिरन्तरिक्षगो सामा शान्तिरे दे जातो तो फिर हम यही सोचने लगे कि हम तो अमीर हो गए हैं। चमकती सड़कें, कुछ एक रेलवे स्टेशंस, कुछ एयरपोर्ट्स, और हम फूले ना समाये। अरे भाई, आज के दौर में हवाई चप्पल पहनने वाले की बात तो छोड़ दीजिए, नाइकी वुडलैंड पहनने वाला भी हवाई सफर करने से पहले 2 बार सोचता है कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ूं कि ना पकड़ूं। इतना बवाल मचा, 3 लाख यात्री परेशान हुए। Why the f*** we hiding like a f***ing rat?
मगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी चार्ज करनी है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे कमोडेशन दो, 5 मिनट में बहुत बोल रहा क्या करें तो सब पैसे दो हमको। यात्री आज भी पैसे की वापसी के लिए भटक रहे हैं, इंटरनेट पर भटक रहे होंगे, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें। उन्हें महंगी चाय समोसे खरीदने पड़े, सर्दी में जिंदगी झंड हो गई। मगर इस देश में अब ना कोई कहने वाला बचा है ना सुनने वाला, आवाजों को बंद कर दिया गया है। और जो लोग आवाज सुन सकते हैं उन्होंने अपने कानों में रुई ठूस ली है। और लश्कर नोएडा की बात तो मैं क्या करूं, उसके पास तो सत्ता चालीसा है, उसने अपना कर्तव्य अपना धर्म छोड़ दिया है, वो धर्म भ्रष्ट हो गया है। धर्म भ्रष्ट तो बहुत लोगों का हुआ है। अच्छा, शंकराचार्य जी का जो एक बोल दिया, बोल के आ गए, बोल के आ गए, बोल के आ गए। क्योंकि जब धार्मिक गुरुओं को ही परेशान किया जाने लगे, हमारे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को माघ स्नान करने से रोक दिया जाए। पुलिस वाले सादी वर्दी में इकट्ठा हो चुके थे, सैकड़ों दिख रहा था, उनके पिस्टल से पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं। तो ये वहां पर भगदड़ कराते, हमको मार डालते और एक आध दो को और मारते और कहते भगदड़ में हो गया, शंकराचार्य की गलती है। तो आज ये पूरा एक आपकी हत्या की साजिश। हाँ, बिल्कुल साजिश थी और वो साफ दिखी हमको। आप बताइए कि छोटे छोटे जो भगदड़ करने की कम उम्र हमारी जान को हम ही को तो चुप कराना है, जनता से उनको क्या लेना देना है। जनता को तो उन्होंने साथ रखा है, वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे हम सच बोलना छोड़ देंगे तो गलत फहमी है। और रात दंड हमसे छीना और हमारा सीखा पकड़ा। और ये हमारा सीखा केवल नहीं, ये वेद पाठी जो सनातनी है, चिद्रपीणी माता जो देवी को मानते, चिद्रपीणी महामाया दिव्यते व सन्मिते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजस्वी कुरुषम में जो शिखा चिद्रपीणी माता देवी बैठती हैं, विराजमान होती हैं। आज उस देवी का अपमान किया है, वो जो वेद पाठी हैं, वो जो यज्ञोपवीत संस्कार से आते हैं, जो सनातनी परंपरा से आते हैं, आज ब्राह्मण का ब्रह्म दोष का उन्होंने अपमान किया है। पादरी को गोबर खिलाया जाए। अगर कश्मीर के वेंडर्स जो पूरे देश में आकर के अपना सामान बेचते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, 2 जून की रोटी कमा लेते हैं, हमें वो भी पसंद नहीं है। सबसे सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा है। अगर आप मोदी का नीतिगत विरोध कर दो तो आपसे पूछा जाने लगेगा कि तुम देश प्रेमी हो या अर्बन नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। मोदी का विरोध देश द्रोह हो गया है। अगर आप भ्रष्टाचार पर आवाज बुलंद करें, आपके साथ कोई जघन्य अपराध हो गया हो, आप न्याय मांगे तो उल्टा आपको ही अपराधी समझ करके जेल में डाला जाने लगता है, धमकी दी जाने लगती है कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे होश ठिकाने ला देंगे। ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? मोदी कहेंगे कि हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं, 25 करोड़ हमारे नागरिक गरीबी रेखा से निकल चुके हैं। कौन सी रेखा से निकल चुके हैं? कौन सी रेखा उन्होंने पार कर ली है? अगर आप रेखा गुप्ता की बात करेंगे तो वो तो AQI को टेम्परेचर समझती हैं। उनका क्या कहना? All last night while I was asleep, I was thinking, I probably should clean my air purifiers. So I literally just woke up, excuse the tired eyes. I went to clean my purifiers. Look at this, bro. This is like 2 months in Delhi. It's like a sheet of dust and pollution. This is just one of the purifiers. I have 3 air purifiers pumping.
Look at this. This is insane. It's literally a sheet. It's like a carpet. I could put this on my floor. This could keep my house warm. It's not a bad idea, actually, repurposing pollution. But this is ridiculous, Delhi. Come on. Look at this. उनके मंत्री तो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ों के सामने जाकर के कहने लगते हैं कि पहाड़ तुझे जाना होगा, कूड़े के पहाड़ तुझे जाना होगा। मैं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने जाकर के जरूर कहूंगा कि हे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तेरे को भारतीय इकोनॉमी में जान डालनी होगी, इसे सुधारना ही होगा, क्योंकि अब बात हमारी रोजी रोटी तक आ गई है। छोटा व्यापारी तो नोटबंदी के बाद वैसे ही परेशान था, उसके बाद उसका जीएसटी ने खून पिया, सभी तरह के व्यापारियों का, उनमें खून ही नहीं बचा है। वित्त मंत्री ने बचत उत्सव मनवा दिया जीएसटी कम करके, मगर कई चीजों पर जीएसटी बहुत बड़ी है, लोग परेशान हैं, चॉकलेट वगैरह को लेकर के, कोल्ड ड्रिंक को लेकर के। बीड़ी सिगरेट की बात मैं नहीं करूंगा। अब सरकार उतना जीएसटी नहीं कलेक्ट कर पा रही है, बचत उत्सव मन गया होगा, क्योंकि बाजार में सेल नहीं बढ़ी है, सेल गिर रही है, और सेल से ही खेल होता है इकोनॉमी का भला होता है। लोगों के पास पैसा नहीं है, और अगर कोई चमकती हुई सड़कों की बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, तो अब उसमें भारी भ्रष्टाचार होने लगा है। पहले 70 पैसे तो लग जाते थे, अब 70 पैसे उसमें से निकल जाते हैं, 30 पैसे लगते हैं। और एनएचआई पर भारी कर्ज है, टोल वसूली नहीं हो रही है। चमकती सड़कों का, कुछ एक चमकती सड़कों का हम क्या करेंगे? अगर आपको विकास दिखाना है तो कुछ रेलवे स्टेशन, कुछ एयरपोर्ट्स आपको दिखला दिए जाएंगे कि विकास हो गया, मगर आपने विकास देख लिया है, कैसे लोग सड़कों पर मर जाते हैं, और ट्रैफिक रूल्स चेंज करके उन पर, उनमें ज्यादा जुर्माना बढ़ा करके, फाइन बढ़ा करके आम आदमी को मारा जा रहा है। गडकरी कहा करते थे कि एक्सीडेंट रुकेंगे। बीजेपी के एक बड़े नेता होते थे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के रिश्तेदार, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, उनकी दोनों बेटियां राजनीति में हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूं। उनकी भी दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर अब इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़क दुर्घटना से लेकर के रेल दुर्घटना तक, और रेल दुर्घटना से लेकर के विमान दुर्घटना तक। सच्चाई सामने नहीं आती, क्योंकि सच को अब कहीं छुपा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है, उसे जुबान नहीं खोलने दी जाती। भगदड़ में मरे हम, सड़क पे मरे, रेल एक्सीडेंट में मरे, या विमान दुर्घटना में, या जहरीला पानी पी करके। हमारे देश के पास तो पीने लायक पानी भी नहीं है। ये कैसा विकास है? और दबोस में कलीपुरी, इंडिया टुडे की मालकिन, जब प्रोफेसर गीता गोपीनाथ से कुछ कहलवाना चाहती हैं कि थोड़े से शब्द उनकी जुबान से अपने विश्वगुरु के लिए निकल जाएं, तो गीता गोपीनाथ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, वो प्रदूषण की बात कर देती हैं। One of the areas I wanted to point out, which we usually don't talk about when you're talking about business development, is I want to talk about pollution. Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP
of the level of pollution that you have. And it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. क्या आप किस इकोनॉमी की बात कर रही हैं? भारत के तो अधिकांश शहर प्रदूषित हैं। हमारे प्रधानमंत्री भाषणबाजी बहुत करते हैं। काम कब करते हैं इसके बारे में सिर्फ अंधभक्त जानते हैं। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही दो चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। उनके लोग जानते हैं, भगवा ब्रिगेड के लोग जानते हैं। हमें तो चारों तरफ अशांति ही अशांति दिखलाई देती है। आहट से डरियो डरियो, आहट से डरियो डरियो। पूरे शरीर में ना ससुर के नाग बन रहा हूँ, नागिन बन रहा हूँ, ठटरी के तरे दम मारो दम। डाल लो, जितना टोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्मराष्ट्र तुम्हारा उस भाषा में डालेगा। अब मानवता दांव पर है, लोकतंत्र की बात क्या करूं, उसे तो मिटाया ही जा रहा है। नोएडा जैसा शहर युवराज की जान ले लेता है, वहां की डीएम का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर बैरिकेड लगा दी, इस तरफ बैरिकेड जो है नहीं लगी। आप देखिए इधर साइड में गाड़ी वहां से आए भड़बड़ा के फिर इधर इस वाले गड्ढे में चली जाए। जो प्रतिनिधि उनसे सवाल करना हमारा काम है, हम कहते ही हैं हम जमीन पे टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे तो बड़ा सा बड़ा आदमी आएगा, हमारे सवालों से बचेगा नहीं। हम अभी यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। आखिर में एक बात और बताते चलता हूँ जिस पे अभी ध्यान नहीं जा रहा है। इधर से गाड़ी आई, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ठीक है, कोहरे की वजह से कि अब आगे से ना हो। क्या गाड़ी इधर से नहीं आएगी? गाड़ी इधर से भी आएगी, लेकिन इस तरफ जो है आप देखेंगे इस तरफ बैरिकेड जो है नहीं लगे हुए हैं। कि ये प्रशासन के लोग जो काम करते हैं ये काम ही इस तरीके से करते हैं कि आदमी सवाल पूछता रहे। आप देखिए इधर साइड में गाड़ी वहाँ से आए भड़बड़ा के फिर इधर इस वाले गड्ढे में चली जाए। इस पर कोई जो है कि कम से कम देख रहे हो, अगर समझ में सजग हो करके इस तरफ भी तो लगाइए। इस तरफ भी लगेगा तभी तो जो है चीज़ें रुकेंगी। जब आप सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हो तो हर तरफ अपनाओगे ना, इस तरफ क्यों नहीं लगाया है? युवराज बहुत कुछ करना चाहता था, होशियार बच्चा था। उसके पिता के भी सपने होंगे, शायद उसकी मां नहीं थी। जी मेरे भाई से बहुत बातें होती थी एंड मैं बहुत क्लियरली इसको स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा इस बात में, ठीक है। हम शायद चैट्स वगैरह में व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉश सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है तो उन्हें पता था, तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल, हम यूएस पापा के शादी वादी के बाद हम चले जाएंगे। वो खुद कहते थे कि यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना फैसिलिटीज़ है, टैक्सेस इतने ज़्यादा पे करने होते हैं, हर चीज़ दिख रहा था उन्हें, ठीक है। तो बट ठीक है, उनके फादर ने अकेले थे, मॉम उनकी नहीं थी, तो वो फादर के लिए रुके हुए थे कि ठीक है हम आराम से रुकेंगे, करेंगे। और जिस तरह से मेरे भाई की जान गई है वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसे बहुत पहले ही समय निकल जाना चाहिए था और वो वैसे भी बहुत कम सोशली बाहर जाता था। वो अपने काम से काम रखता था, अपने घर आता था, फादर को टाइम पूरा देता था वो, ठीक है, अपनी बहन से बात करता था और कभी भी कार के टाइम पे वो बात नहीं करता था।
और फॉग वगैरह पे मैं खुद इसका गवाह हूँ। हम 1-2 महीने पहले हम इसी रोड पे गए, फॉग भी था, तो ही वॉज अ पर्सन की नेट लेट्स स्लो डाउन, लेट्स देयर इज अ फॉग, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आप किसी भी इंसान को रात को ले अगर यहाँ फॉग है तो वो भगा ही नहीं सकता है। जो बार बार कहा जा रहा है गाड़ी बहुत तेज़ थी और बाहर हो गई, अगर गाड़ी बहुत तेज़ होती तो मुझे लगता है वो नदी ही पार कर जाती है, स्पीड से ज़्यादा जाती है तो। और अब ये कहा जा रहा है, उस वक्त ये कहा जा रहा था गाड़ी बहुत दूर थी, लेकिन अब अगर देखेंगे तो यहाँ बांधा जा रहा है। अगर गाड़ी यहाँ से निकलती है तो मुझे लगता है हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है। अगर इतनी दूर से भी अगर इंसान को बचाया नहीं जा सकता एक शांत पानी में, तो मुझे नहीं पता किस टीम को बुलाया जाना चाहिए कि आप ऐसे इंसान को बचा सकें। क्योंकि पहाड़ों में आप जाते हैं, वहाँ चलते पानी में भी इंसान को बचा लिया जाता है, यहाँ पे तो एक साफ पानी है, आप गिरा हुआ है और लोग बचा नहीं पा रहे। तो इट्स अ टोटल फेलियर फॉर सिस्टम। मगर नोएडा के गड्ढे ने उसकी जान ले ली। कैसा डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारा। People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. During the first responder TDM में, why TDM was not there? What happens from this? So Noida DM, why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आई है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको हम अपने शहरों को बर्बाद कर रहे हैं और पहाड़ों का हाल बुरा है। वहां पर सड़कें बनाने के लिए सुरंग खोदी जाती हैं। चंडीगढ़ से लेकर के जो शिमला के लिए चौड़ी रोड बन रही है, शिमला से लगातार खबरें आ रही हैं कि सुरंग खोदने से हमारे मकानों में क्रैक्स आ गए। अरे हिमाचल प्रदेश को इतनी चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं है, 4 लेन की जरूरत नहीं है, 30 फुट में भी काम हो जाएगा। उत्तराखंड से हमें सबक लेना चाहिए। जिस तरह से अब बाढ़ आती है, पहाड़ी प्रदेश हो या पंजाब, कराने लगते हैं, भारी नुकसान होता है। सरकार कितनी भरपाई करती है? हमें विचार करना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश तो अब क्लाइमेट को बर्बाद करने पर तुल गए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी प्रभावित होने लगी है। मगर क्या हम अपने क्लाइमेट को इतना बिगाड़ करके रख देंगे कि आने वाली पीढ़ी सांस ना ले सके? उसकी सांसों को हम रोकना चाहते हैं। हमें विचार करना होगा अपने गांवों पर, अपने शहरों पर, अपने कस्बों पर, अपने महानगरों पर, अपने हिमालय पर, जिस पर हम जिंदा हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।